चलो आज हो गया हमारा 17 दिसंबर ना। तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। आज हिंदू में हमारे ज़्यादा टॉपिक्स थे नहीं नए, वो ऑलरेडी बहुत सारे रिपीटेड टॉपिक्स डाले हुए हैं, जैसे कि शक्ति बिल हो गया, वो कल ही हम देख चुके हैं। फिर से रुपी का डेप्रिसिएशन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कशन छोड़ो, तुम लोग उस पर आंसर राइटिंग भी कर चुके हो, तो उसको इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सेम टॉपिक था। तो आज का करंट अफेयर काफ़ी लाइट है, मतलब ज़्यादा इसमें टॉपिक्स हैं नहीं, 4 टॉपिक्स हैं और वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक देखो, रेज बेट। ये रेज बेट क्या होता है? तो रेज बेट एक वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना हमारी, उसने सेलेक्ट किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर 2025। ठीक, तो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको सेलेक्ट किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने? एक वर्ड को, उस वर्ड का नाम है रेज बेट। अब ये रेज बेट होता क्या है? रेफर्स टू ऑनलाइन कंटेंट, वैसा ऑनलाइन कंटेंट जो इंटेंशनली बनाया गया है ताकि प्रोवोक किया जा सके एंगर, आउटरेज और फ्रस्ट्रेशन टू ड्राइव एंगेजमेंट, क्लिक्स एंड प्लेटफॉर्म एक्टिविटी। इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? मान लो हम तुम्हारे बारे में या तुम्हारे फैमिली मेंबर के बारे में बुराई किए जा रहे हैं, तो तुम्हारा नेचर कितना भी शांत है, एक टाइम के बाद तुम फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा करने लगोगे, हाथापाई कर लोगे, हमको मार वार दोगे या कुछ अनाप शनाप जरूर बोलोगे। तो ये रेज बेट एक तरीके का वैसा ही ऑनलाइन कंटेंट होता है जिसको जानबूझकर बनाया जाता है ताकि जो लोग नॉर्मल देखने वाला है, यूज़र है प्लेटफॉर्म पे, वो उस वर्ड को या फिर उस पोस्ट को अगर देखे तो उसके अंदर एंगर हो, आउटरेज आए, फ्रस्ट्रेशन आए और वो कुछ ना कुछ उस पर क्लिक करे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी आता है ना ऐसा पोस्ट, हमारे देश के अपोजिशंस में भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चीज़ करते हैं, तो हम प्रोवोक होकर जाकर उस पर कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो एक ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जिसको एंगर, आउटरेज और फ्रस्ट्रेशन प्रोवोक करने के लिए इंटेंशनली, जानबूझकर किसी ने बनाया है, और बनाने के पीछे पर्पस क्या है? तो उस प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स इंक्रीज हो, क्लिक्स इंक्रीज हो, प्लेटफॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज हो। जब हमको कोई ऐसा पोस्ट दिखेगा तो हम जानबूझ के उसको खोलेंगे कि अरे यार देखिए इसमें है क्या, फिर उसमें हम कमेंट भी करेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम गलत बोल रहे हो। तो इससे क्या होगा? उन प्लेटफॉर्म्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उन प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक्स इंक्रीज होगा। हम कई बार ऑनलाइन ये सेक्शन में एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, क्लिक बेट। यूट्यूब वाले जो थंबनेल्स लगा देते हैं आजकल, वो क्या है? क्लिक बेट है। वो जानबूझकर क्लिक करवा रहे हैं, थंबनेल में कुछ और दिखता है और अंदर वीडियो में होता कुछ और है। उसी तरीके से रेज बेट मतलब हमारे अंदर के एक्साइटमेंट को प्रोवोक करना, गुस्से को प्रोवोक कर देना। तो दैट्स इट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेज बेट को एज वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। ठीक, दूसरा टॉपिक देखो, पीएनजीआरबी। ये क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द बोर्ड। ये पीएनजीआरबी नहीं, बोर्ड से वो सवाल पूछता है, टी बोर्ड से ऑलरेडी पूछा है सवाल, ऐसे ऐसे करके कॉफ़ी बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो बोर्ड से सवाल पूछता है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसके बारे में देखो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हम तुमको बता चुके हैं, स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ। लॉ से कोई बॉडी बनी है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। और ये नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंडर आती है। ये 2006 वाला जो हमारा पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट है, सीधा समझो ना, 2006 का जो हमारा पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट, मतलब पीएनजीआरबी एक्ट जो है हमारा 2006 का, उसके एम्बिट में ये बॉडी आती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रैक्टिस को प्रमोट करेगी, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट करेगी, और जो एलपीजी ब्लेंडिंग की हम बात करते हैं ताकि रेनेबल एनर्जी प्रमोट हो, वो भी इसका ऑब्जेक्टिव है कि हाइड्रोजन ब्लेंडिंग को भी प्रमोट किया जाए। अब एक एक्सेप्शंस ध्यान रखना, ये पीएनजीआरबी वाली जो बॉडी है ना, ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन रेगुलेट नहीं करती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। तो वो फंसा सकते हैं कि पीएनजीआरबी वाली जो बॉडी है ना, ये रेगुलेट करती है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन भी। क्या सही है? नहीं, नहीं करती है। ठीक, इसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन देखना, डिस्ट्रीब्यूशन देखना, मार्केटिंग देखना है। इसलिए हम लिख भी दिए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग बाय पीएनजीआरबी। ठीक है, और ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को रेगुलेट नहीं करती है। इस बोर्ड में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो चेयरपर्सन होगा, 3 नॉर्मल मेंबर्स होंगे और एक लीगल मेंबर होगा जो लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सब रखता है। वकील हो सकता है, कोई रिटायर्ड
हाई कोर्ट का जस्टिस हो सकता है, ऐसे करके, ठीक। तो एक लीगल मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे और 3 तो नॉर्मल मेंबर होंगे। एक और बात समझो जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बोर्ड के पास पावर है सिमिलर टू सिविल कोर्ट। एक सिविल कोर्ट की जो पावर होती है ना, उसके जैसा सिमिलर पावर है इस बोर्ड के पास, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये काफ़ी पावरफुल बॉडी है, ये अपना डिसीजन खुद भी रिव्यू कर सकता है। और अगर हमको पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल करनी है, कोई अपील करना है, तो कहाँ हम अपील कर सकते हैं? तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है, एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। यहाँ जाकर हम पीएनजीआरबी के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, अगर कोई अपील फाइल हमको करनी हुई तो ये इंपॉर्टेंट था, ये दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक देखो, इथोपिया हम डिटेल में कर चुके हैं, आंसर राइटिंग भी करा चुके हैं। बस एक छोटा सा न्यूज़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी जिस देश जा रहे हैं वहीं से वहाँ का नेशनल अवार्ड लेकर आ जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को इथोपिया ने भी अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया है, और उस अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये ध्यान रखना, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने वाले प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं इंडिया के। इवन एक डाटा तो ये कहता है कि 2024-25 से अभी तक सबसे ज़्यादा अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, वो भी नेशनल ऑनर। किसी देश ने अपना नेशनल ऑनर, हाईएस्ट अवार्ड किसी आदमी को दिया है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। चौथा देखो, नाइट्रोफ्यूरेंस, ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये ग्रुप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। इसमें अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। हमें बुखार लगता है तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं ना, तो उसी तरीके से ये नाइट्रोफ्यूरेंस की एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये नेचुरली हमको नहीं मिलता है, इसको हम केमिकली सिंथेटिक प्रोसेस से बनाते हैं। इसको हम कीमोथेरापेटिक भी कंसिडर करते हैं, मतलब कीमोथेरेपी जो दी जाती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल वेटनरी मेडिसिन बनाने में भी किया जाता था, जो हमारे एनिमल्स के लिए मेडिसिन बनती थी पहले किया जाता था। अब ये बैन हो चुका है, इंडिया में भी बैन है, यूरोपियन यूनियन में भी बैन है, क्योंकि इस नाइट्रोफ्यूरेंस के अंदर कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टी है। कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब कैंसर एजेंट, कैंसरस एजेंट हैं इस नाइट्रोफ्यूरेंस के अंदर। तो अगर ये हमारे बॉडी में किसी भी थ्रू, दवाइयों के थ्रू या फूड आइटम के थ्रू जाता है तो कैंसर प्रोन हम होते हैं, तो ये काफ़ी हार्मफुल है। तो ये कैंसर करा सकता है, इसलिए इसको बैन किया गया हुआ है। लेकिन अभी इंडिया के एक फूड आइटम में, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स ये सब होते हैं ना, तो फूड में ये नाइट्रोफ्यूरेंस मिला है, तो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है वो कार्रवाई कर रही है, इसलिए आज ये नाइट्रोफ्यूरेंस न्यूज़ में आया था। तो दैट्स इट, आज का करंट अफेयर इतना ही छोटा था, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ये थोड़ा सा वीडियो जल्दी डल जाता, लेकिन मैंने बताया ना कि ना मेरे पास आईपैड है अभी, और ना कुछ ऐसा मेजर रिसोर्सेस हैं। तो ये पता नहीं, फ़ोन पे मैंने वीडियो स्टार्ट करा था, वो आधा ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ और फिर वो ऑटोमेटिक मैं देखा कि तो टाइमर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ था। वो मेरे मिस्टेक्स के कारण भी हो सकता है, या फिर जो भी हो टेक्नोलॉजिकल इशूज़। तो दैट्स इट, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन करंट अफेयर आज ज़्यादा नहीं था। अगर मैंने डिले किया है तो आज का करंट अफेयर छोटा भी करवा दिया ना, 9 मिनट में पूरा। चलो कल मिलते हैं, कल फिर से कर लेंगे करंट अफेयर। तुम देख लेना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9 मिनट में आज का करंट अफेयर पूरा, तो पूरा तुम हिंदू एक बार स्क्रॉल कर लेना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम ना किए हों और उसको मैंने आज छोड़ दिया हो, ठीक। चलो टेक केयर।